ओके। तो हेलो दोस्तों। तो बेसिकली अब तक हमने क्या क्या कवर किया है पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके पहले यार मैंने इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी पे, ठीक है, पार्ट वन और पार्ट टू पूरा मतलब इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आप इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी से कवर करिए, क्योंकि यार स्टार्टिंग से मैं पूरा कवर करवा रहा हूँ। ओके। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि पूरा इमाइल डर्कहाइम जो अपने हैं उनके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अब यार देखो, ये जो थिंकर्स के वीडियो है ना, मैं थोड़ा छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि यार थ्योरीज वगैरह हैं और काफ़ी कुछ आपको इन डिटेल में जाना चाहिए। जैसे आज मैं इनकी मेथोडोलॉजी डिस्कस करूंगा, फिर डिवीजन ऑफ लेबर डिस्कस करूंगा, फिर सुसाइड डिस्कस करूंगा, फिर रिलीजन डिस्कस करूंगा। ओके। एक एक वीडियो में एक एक पार्ट अच्छे से हम सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे साथ में ये वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन भी मिलेगा इमाइल डर्कहाइम का, थोड़ा बैकग्राउंड, और साथ में उनकी मेथोडोलॉजी। ओके। तो चलिए वीडियो अपना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यार कि इमाइल डर्कहाइम इंट्रोडक्शन। ओके, इनकी थोड़ी बायोग्राफी हम जान लेते हैं यार। हाँ। तो ये यार सबसे पहले मतलब बॉर्न हुए थे अप्रैल 15 को 1858 में फ्रांस में। ओके। अब देखो यार, एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कम्पिटेटिव लेवल की तैयारी करते हैं, ओके, तो ये जो थिंकर्स के नेम्स है ना, नेम नेम्स प्लस ये ओरिजिन इनका कौन से कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, प्लस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये किस टाइम पीरियड के हैं, ठीक है। क्योंकि यार कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा थिंकर है जो फ्रांस से बिलोंग करता है, कौन सा थिंकर है जो जर्मनी से है, या फिर कौन सा ऐसा थिंकर है, ठीक है, जिसका बेसिकली ऐसे दो चार नाम दे देंगे, बोलेंगे कि इसको आप एक ऑर्डर में करो। ओके। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो थोड़ा हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा ऐसे एक एक चीज पढ़ते समय ध्यान में रखते हैं आप। चलो। ओके। फिर उसके बाद इनका जो डेथ हुआ था 15 नवंबर 1917 में। ओके। तो इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, लाइक डिवीजन ऑफ लेबर। ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना भाई, ये इनका पीएचडी थीसिस था। और ये फर्स्ट इनकी बुक थी जो पब्लिश हुई थी, सबसे पहली यही डिवीजन ऑफ लेबर। ओके। देन उसके बाद है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स। फिर उसके बाद है सुसाइड, बहुत इंटरेस्टिंग ये बुक है। ओके। फिर आगे है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ओके। अगर बात करें कि यार एमाइल डर्कहाइम का कुछ की कंट्रीब्यूशन की, तो उसके बारे में बात करें, जैसे इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था सोशियोलॉजी एज ए डिस्टिंक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन, इंट्रोड्यूस रिगोरस मेथोडोलॉजी फॉर स्टडिंग सोसाइटी। ओके। अब यही है भाई, जो डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी, इन्होंने मल्टीपल मेथोडोलॉजी यूज की थी, ठीक है, मल्टीपल मेथड्स इन्होंने यूज किया था, ठीक, अपनी स्टडी में। अभी हम वो आगे अच्छे से देखेंगे। और ये इनको हम एकेडमिक फादर भी बोलते हैं, एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी, एकेडमिक फादर सोशियोलॉजी। ओके प्लीज यार, ये सब जो कीवर्ड है ना, देखो, हमेशा नोट्स यार बनाते रहो। ओके, हैंड रिटन नोट्स यार बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं जो पीपीटी होता है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, तो यार जरूरी है आप टेलीग्राम भी, लिंक में डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके। तो ये थोड़ा बायोग्राफी था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में यार इमाइल डर्कहाइम का फिर से वही लाइक बुक है। देखो, ये जो पर्टिकुलर है ना, इनके कुछ कॉन्सेप्ट है। ओके, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है, और कुछ की टर्म्स देखते हैं। और यार देखो, ये जो की टर्म्स होता है ना, कोई भी हम सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी थिंकर्स को हम पढ़ रहे हैं, उनके की टर्म्स और बुक्स और बुक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए। ओके। ये दो चीजें हमेशा क्वेश्चन से यहाँ से पूछे जाते हैं, ऐसे डायरेक्टली अगर आपको आता है तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको +2 मिल जाएगा, नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। तो कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन देखते हैं, जैसे सोशियोलॉजी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। ओके। तो जैसा कि मैंने बोला, इनको फादर ऑफ एकेडमिक भी बोलते हैं, ठीक है, जिन्होंने सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट मतलब डिसिप्लिन ऐड किया था एकेडमिक्स में। ओके।
फिर उसके बाद एडवोकेट फॉर साइंटिफिक स्टडी फॉर सोशल फिनोमिना थ्रू इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन। अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं ना भाई, इसको अच्छे से आप नोट डाउन करो। इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो वहां पे जाके। सपोज मुझे इस विलेज को स्टडी करना है, तो यार कि तो मैं जाके कुछ ऑलरेडी कुछ इस विलेज के बारे में लिखा हुआ है वहां पे मैं जाके पढ़ लूँ, ओके। या फिर मैं जाके यहाँ पे खुद फील्ड वर्क करूं, ठीक है, लोगों को ऑब्जर्व करूं, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होके काम कर रहे हो, ठीक। और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है? हाँ, देखो एक तो भैया दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो ऑब्जेक्टिविटी, और अगला है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी, ओके, आप ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है ना कि यार बेसिकली इसमें कोई भी बाइसेस वगैरह नहीं है, ठीक है। जो चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है आप वहां से डायरेक्टली एज ए ऑब्जेक्टिव तरीके से आप लिख दे रहे हो, ठीक है। अपना फालतू का मतलब अपना ये दिमाग वगैरह नहीं मतलब उतना यूज कर रहे हो, और बेसिकली आपका जो भी है, ठीक है, आप जो अपनी फीलिंग्स वगैरह है, या फिर जो सपोज आप हिंदू हिंदू रिलीजन के हैं, आपको बोला गया किसी क्रिश्चियन रिलीजन पे करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो हिंदुत्व वाला आ जाता है ना फीलिंग्स, ठीक है, वाइल आप जब रिसर्च कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ न्यूट्रल होना पड़ता है, तो उसी को ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी किसे बोलते हैं भाई? सब्जेक्टिव वे होता है, ठीक है। आप सब कुछ मतलब लिख रहे हो वहां पे जाके, और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, आप चीजों से थोड़ा बहुत अटैच भी हो जाते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया कि हिंदू वाला जो आदमी है क्रिश्चियन पे रिसर्च कर रहा है तो कैसा करेगा, ओके। तो ये सब चीजें हैं, हाँ। तो इन दोनों को याद करने का एक बहुत बेस्ट तरीका है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ओके, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन तो आप जानते हैं ना, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में होगा। ऐसा तो नहीं है ना आप इसको चेंज कर सकते हो? हाँ, नहीं कर सकते ना, तो वही ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। सब्जेक्टिविटी का मतलब आप थोड़ा सा अपना दिमाग मार लगा सकते हो, सब्जेक्टिव वाइज जो क्वेश्चन आंसर जो आप लिखते हो, ठीक है। या थोड़ा सा ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक। आप अगर याद कर लोगे यहाँ से तो आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि यार मैं अपने टाइम पे क्या होता था ना कि कभी कभी मतलब ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी थोड़ा सा मैं भूल जाता था, ओके। तो हमने ये देखा, अब आगे बात करते हैं सोशल फैक्ट की। अब देखो यार, सोशल फैक्ट मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि क्या है, मैं इसको आगे और अच्छे से डिस्कस करूंगा, ये इसका एक सेपरेट वीडियो इसके बाद आएगा, ठीक है। इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, आप वहां पे देखोगे, ठीक। लेकिन मैं बता देता हूँ, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट विच इज एक्सटर्नल और ऑब्जेक्टिव होता है, कोहेसिव सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होता है, एंड स्ट्रक्चर दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर, ओके। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। आपने बेसिकली वो देखा होगा ना, ये पपेट वाला जो ऐसे कुछ पपेट होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे उन्हें ऐसे कनेक्ट किया जाता है, और जो यहाँ पे एक मैन है, ठीक है, इसको इसी थ्रेड के थ्रू मतलब मूव कराता है इधर उधर इधर उधर, ओके, अकॉर्डिंग टू, हाँ। तो बेसिकली वही बोला जा रहा है, ये जो पपेट ये जो मैन है ना, सोचो ये जो है, ये जो पूरा जहाँ से लोग कनेक्टेड है, ये सोचो आपका सोशल फैक्ट, ठीक है, जहाँ पे सारी चीजें हैं, ठीक है, आपके नॉर्म्स है, वैल्यूज है, लाइक सोसाइटी में आपको कैसे बिहेव करना है, ओके। अब भैया ये दो टाइप का, एक तो मटेरियल होता है और नॉन मटेरियल भी होता है, ठीक है। ये सब हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब आगे। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सोशल फैक्टर बहुत अम्ब्रेला टर्म है, ओके, ठीक। हम उसके अंदर ही सब कुछ काम करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें, ठीक। एक्सप्लेन द शिफ्ट फ्रॉम मैकेनिकल सॉलिडरिटी यूनिटी इन ट्रेडिशन सोसाइटीज बेस्ड सिमिलरिटी टू ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, ओके। तो अगर बात करें व्हाट इज ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल सॉलिडरिटी, ये मैंने डिफरेंस आगे आपको बता के रखा हुआ है, ठीक है। ओके, आई गेस इस वाले वीडियो में नहीं है, ओके, हाँ, इस वाले वीडियो में नहीं है, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा, ओके, दोनों में डिफरेंस। हम्म, ओके, तो अपन लोग यहाँ पे थे। हाँ, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। जस्ट अ मिनट, ओके, ये, हाँ, ठीक है।
तो मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या था कि अब बहुत पहले अपनी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी हुआ करती थी, सपोज ये गांव है, तो इस गांव में लोग हैं मिलजुल के रहते थे। क्यों मिलजुल के रहते थे? क्योंकि सबको यार सिमिलर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ वर्क कर रहे हैं, ठीक। कोई खेती कर रहा है, कोई हंटर हो गया, मतलब बेसिकली सिमिलर लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के वजह से क्या हुआ कि भाई साहब डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। ठीक, सपोज ये कोई फैक्ट्री है, ठीक है। अब इस फैक्ट्री में यार सपोज कार बन रही है, ओके, कार बन रही है। तो यार जब कार बन रही है भाई साहब, तब ऐसा होगा ना कि कार के व्हील्स पे कोई और काम करेगा, ठीक है, हार्डवेयर का कोई और काम करेगा, ठीक, इंजन्स का कोई और काम करेगा, ओके। ऐसे कुछ कुछ लोग होंगे, बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर आ गया, ठीक है, स्पेशलाइजेशन आ गया है। ठीक, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह, ठीक। तो वही बोल रहे हैं कि यार जब पहले लोग सिमिलर थे, ठीक है, तो मैकेनिकल सॉलिडरिटी थी, जहाँ पे लोगों के पे यूनिटी थी, ओके, और सिमिलरिटी थी। लेकिन जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, तो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी आ गई। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी जहाँ पे यार बेसिकली लोग एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस है, ओके। और उतनी यूनिटी वगैरह पहले की तरह टाइम में अभी कम है, लेकिन लोग एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। कैसे इंटरडिपेंडेंट है भाई साहब? ऐसे कि सपोज आप एक इंजीनियर हो, ठीक है। अब भैया आप इंजीनियर हो, तो कभी तो बीमार पड़ोगे, मीन्स आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो आप डॉक्टर के इंटरडिपेंडेंट हो एक दूसरे के, और डॉक्टर को भी कुछ काम करवाना होगा इंजीनियर वाला, तो उसके पास जाएगा। तो बेसिकली सोसाइटी पूरी एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस हो गई है। उसमें ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी के बारे में बात की गई है, ओके। और डिवीजन ऑफ लेबर जो इनका बुक है, ठीक है, इनका पीएचडी थीसिस था, और ये फर्स्ट बुक है, काफी पूछा जा सकता है, ओके। अब थियरी ऑफ सुसाइड के बारे में बात करें, ठीक, तो कैरेक्टराइज सुसाइड इनटू फोर टाइप्स: इगोइस्टिक, अल्टruistic, एनोमिक और फेटलिस्टिक, ओके, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन, ओके। अब बेसिकली इनका थ्योरी ऑफ सुसाइड में बेसिकली ये भी हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंस इंट्रोडक्शन वीडियो है, ओके। तो थियरी ऑफ सुसाइड में बेसिकली क्या बात किया गया इसमें यार, ये बोला गया है ना कि जो आपका सुसाइड है वो केवल साइकोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बंदा डिस्टर्ब है या फिर पागल है कि सुसाइड कर रहा है, ओके। बल्कि कुछ सोशल करेंट्स, सॉरी, कुछ सोशल करंट्स वगैरह भी होते हैं, या सोशल चीजें भी होती हैं जो उसको ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फेलियर फेलियर और सक्सेस का जो डिफिनेशन है ना भाई साहब, ये अपने सोसाइटी ने दे के रखा हुआ है, ठीक। आप अगर ज्यादा पैसा कमा रहे हो, देन यू आर एट गुड पोजिशन, ओके। अगर आप कम पैसा कमा रहे हो, तो आप अच्छे सिचुएशन पे नहीं हो, ठीक है। तो चीजों को ना कहीं सोसाइटी ने बना के रखा हुआ है कि दिस इज गुड, दिस इज बैड, ठीक। तो वही सब चीजें हैं, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल यार, ऐसा भी होता है, बहुत लोग ऐसा होते हैं ना कि सोसाइटी के प्रेशर के वजह से सुसाइड कर लेते हैं, ओके। तो वही बोला जा रहा है कि कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें इगोइस्टिक सुसाइड क्या होता है, हाँ, अब बेसिकली सुसाइड इसको बोलेंगे कि यार देखो, अब दो दो फैक्टर होता है, ठीक है। एक फैक्टर होता है इंटीग्रेशन का, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगा, लेकिन बता रहा हूँ। और एक फैक्टर होता है बेसिकली चलो पहले इंटीग्रेशन का देखते हैं। इंटीग्रेशन पे यार, एक बंदा ऐसा है ना जो सोसाइटी से टू मच अटैच है, ओके, टू मच अटैच है, ठीक। वो अल्टुरिस्टिक वाला सुसाइड होगा, जैसे कि या फॉर एग्जांपल आर्मी वगैरह हो गया, ठीक है, आर्मी वगैरह का हो गया, ठीक, पुलिस वगैरह हो गया, ठीक। हाँ, और फिर एक अगला है इगोइस्टिक, जो सोसाइटी से डी अटैच है, टू मच डी अटैच है, बेसिकली अलोन है, अकेला रहता है, ठीक है। तो इगोइस्टिक हो गया, ठीक। अब बात करें रूल्स और रेगुलेशन की, यार यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, एक सेकंड में इसका तो यार ये लिखते रहो, हाँ भाई, ओके, हाँ। ओ, ये हट क्यों नहीं रहा यार? ओके, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। आगे है रूल्स एंड रेगुलेशन, ओके। अब जहां पे भाई साहब क्या होगा, अपना रूल्स, ठीक है, कम होगा, ठीक है, कम होगा। बेसिकली बिल्कुल रूल्स और रेगुलेशन की कमी होगी, वहां पे एनोमिक सुसाइड होगा। फॉर एग्जांपल फार्मर सुसाइड, लव फेलियर, ओके। और फिर अगला है आपका, जहां पे रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पे फैटेलिटी होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोटा में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, ओके।
स्टूडेंट सुसाइड, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर की वजह से होता है। ठीक, तो ये यार कुछ चीजें थी, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे डर्कहाइम के। आई होप आपको यार समझ में आया होगा। ठीक, एक बार क्या बोलते हो, एक बार फिर से देख लें यार। ठीक, क्योंकि यार थिंकर्स हम पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने देखा सबसे पहले कि सोशियोलॉजी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन लेकर आए, ठीक है, आप मानते हैं एमाइल डर्कहाइम। ठीक, और सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन एकेडमिक में इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और फिर सोशल फैक्ट के बारे में हमने जाना, फिर डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में जाना, फिर हमने थोड़ा थियरी ऑफ सुसाइड के बारे में, बेसिकली सुसाइड के बारे में समझा अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम पर्सपेक्टिव, ओके। और 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड को भी मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक, अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ रिलीजन की, ठीक है, जो कि डर्कहाइम ने कौन से बुक में किया था? एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियस लाइफ, ओके, एलिमेंट्री, ओके, राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है। और रिलीजियस, ये सब यार लिखते रहो, ओके, रिलीजियस लाइफ। ठीक, आ, चलो, अभी पढ़ रहे हो ना आप, तो फटाफट भाई बता दो, ऐसे मन में रिवीजन कर लो कि डर्कहाइम का फर्स्ट बुक कौन सा है, ओके। तो चलो, स्टडी ऑफ रिलीजन, ओके। इसमें क्या इन्होंने एक्सप्लोर किया, बेसिकली यहाँ पे 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सेक्रेड है और एक प्रोफेन है, ओके। सबसे पहले हम प्रोफेन देखते हैं। प्रोफेन या बेसिकली डे टू लाइफ, डे टू डेली लाइफ में जो बेसिकली चीजें यूज की जाती है उसको प्रोफेन बोलते हैं। अब यह सेक्रेड होता है ना, जो चीजें बहुत सेक्रेड होती है, बहुत पवित्र होती है, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मंदिर, ठीक है, और फिर जैसे रिलीजियस बुक्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब सेक्रेड बोलते हैं। और जो इन सबको छोड़ के बाकी चीजें होती है जो डे टू डे लाइफ में यूज होती है उसको प्रोफेन बोलते हैं, ओके। ये सब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद इन्होंने कलेक्टिव इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट यूज किया था। बेसिकली यही मतलब है ना, कलेक्टिव का मतलब एक किस मतलब एक साथ रहना। जैसे मैंने आपने पहले वाली वीडियोस में एक एग्जांपल दिया था, ये एक स्टेडियम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, आप एक दूसरे को जान नहीं रहे हो, हाँ, लेकिन फिर भी आपको एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग आती है, एक कलेक्टिवनेस की फीलिंग आती है, वी आर फ्रॉम सेम कंट्री और वी आर सपोर्टिंग सेम टीम, ओके। तो वही चीज है। तो साथ में यार कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी, एनोमी का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था आपने इमाल्डर खाइम ने, ठीक है। एनोमी देख लेते हैं। डिस्क्राइबिंग ए स्टेट ऑफ नॉमलेसनेस रिजल्टिंग फ्रॉम द रैपिड सोशल चेंज, डिस्क्रिप्शन इन सोसाइटल नॉर्म्स, ओके। तो बेसिकली एनोमी वो होता है यार, ऐसे बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स और नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, ओके। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं देन यू आर मतलब एक एनोमी क्रिएट हो जाता है, जो कि अपने क्या करता है, जो डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, अपने सोसाइटल नॉर्म्स को, ओके। एनोमी, ओके, ये भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब बात करते हैं मेथोडोलॉजी इन सोशियोलॉजी। तो यार बात करें इमाइल डर्कहाइम के, ये पॉजिटिविस्ट थिंकर है। पॉजिटिविज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि यार बेसिकली कुछ साइंटिफिक मेथड होते हैं, साइंटिफिक क्या होता है, साइंटिफिक मेथड होते हैं, ठीक, जिनको यूज किया जाता है सोशल रिसर्च में, ठीक है। और ये एज ए नेचुरल साइंस देखते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी, वैसे ही सोशल साइंस को भी ये देखते हैं। एम्फसाइजेस दैट sociologists should treat social fact things and study them empirically। ये हमने अच्छे से अभी आगे डिस्कस किया था, एम्पेरिकल स्टडी क्या होती है, ओके। एडवोकेट फॉर कंपैरेटिव स्टडी टू अनकवर द जनरल लॉज ऑफ सोसाइटी, ओके। अब बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है? कंपैरेटिव स्टडी, सपोज फॉर एग्जांपल ये एक गांव है और ये एक गांव है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे भी स्टडी की रिलीजन के बारे में, यहाँ पे भी स्टडी थी रिलीजन के बारे में। अब क्या करूंगा मैं, ठीक है, जब घर आऊंगा तो दोनों में कुछ डिफरेंस लिखूंगा कि यहाँ पे लोग इस रिलीजन को ज्यादा मानते हैं, यहाँ पे इस। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि डर्कहाइम ने भी किया था। किसमें किया था भैया? स्टडी ऑफ सोसाइटी में किया था, कंपैरेटिव स्टडी, ओके। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये टर्म्स किसका है, ठीक है। और इसके हर एक टर्म्स के बारे में हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, ओके। डोंट वरी, अपने आने वाले वीडियोस पे देखो। बेसिकली इस इंट्रोडक्शन का मतलब यही था कि आप यार चीजों से इंट्रोड्यूस हो जाओ। ऐसा नहीं मैं कोई टर्म्स यूज कर रहा हूँ तो आपको लगे कि पहली बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए यार जब भी मैं कोई भी थिंकर्स पढ़ाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा एक कहीं ना कहीं एक समरी आपको पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दूं। तो यार ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, ओके।
अगर आपको पसंद आ रहा है तो बताइए, नहीं तो कोई और तरीका निकालेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, की टर्म्स देखते हैं। तो सबसे पहले सोशल फैक्ट के बारे में इन्होंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। मैकेनिकल सॉलिडरिटी हमने जाना, व्हाट इज मैकेनिकल सॉलिडरिटी, ये बता दो भैया। ट्रेडिशनल सोसाइटी में मैकेनिकल सॉलिडरिटी थी या मॉडर्न सोसाइटी में? कब थी भैया? ट्रेडिशनल सोसाइटी में थी, और अभी भी ट्राइबल सोसाइटी में ये चीजें हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी क्या है भैया? अपने इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हो रही है। ठीक है। इगोइस्टिक सोसाइटी क्या है? हाँ, क्या है भैया? एक बार ऐसे वीडियो को पॉज करो और सोचो मैंने पीछे क्या बताया है। ओके, थोड़ा सा टाइम ले लो आप। इगोइस्टिक सोसाइटी। ओके, तो मैंने यार दो चीजें बताई थी। एक इंटीग्रेशन वाला सिस्टम बताया था, याद करिए। ठीक है। और एक हमने बताया था रेगुलेशन वाला, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है। अब क्या है, जहां पे इंटीग्रेशन कम होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा? इगोइस्टिक सोसाइटी होगा। जहां पे इंटीग्रेशन बहुत हाई होगा, वहां पे क्या होगा आपका? अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी होगा। और जहां पे रूल्स आपका बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा आपका? रूल्स बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, वहां पे फर्टिलिटिक सोसाइटी होगा। और जहां पे रूल्स बहुत कम होगा, वहां पे क्या होगा भैया? एनॉमिक सुसाइड होगा। ओके। अब देखो ये सुसाइड है, लेकिन जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, अभी मैं बहुत ढेर सारे एग्जांपल दूंगा। ठीक है, उसको आप अच्छे से याद रखो। ठीक है, क्योंकि यार क्या होता है ना, डायरेक्ट ऐसे एक बार बहुत पहले 2021 में, ठीक है, सीयूईटी में पूछा गया, पीजी में, कि भाई साहब फार्मर सुसाइड, ठीक है, कौन से कैटेगरी में आता है? तो फार्मर सुसाइड किस में आता है? एनोमिक सुसाइड में आता है। ओके। और लव फेलियर किस में आता है? एनोमिक सुसाइड में आता है। ओके, ये सब मैंने डिस्कस किया। सेक्रेट ऑफ प्रोफेन डिस्कस किया, कलेक्टिव इंफेरेंस डिस्कस किया, इनोमी डिस्कस किया, पॉजिटिविज्म डिस्कस किया, मोरल डेंसिटी। मोरल डेंसिटी क्या होता है? इंक्रीजिंग इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस इन मॉडर्न सोसाइटी। ओके। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी वाला सिस्टम। ओके, तो ये कुछ की टर्म्स थे। तो अब कुछ हम मेजर्स बुक्स देखते हैं, किसके? एमाइल डर्कहाइम के। ओके, तो एमाइल डर्कहाइम का मेजर बुक्स देखते हैं। सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। मैंने तीसरी बार में अपन ये बोल रहा है कि ये पीएचडी थीसिस थी किसकी? एमाइल डर्कहाइम की। तो ये पहली बुक है। ठीक है। फोकस ट्रांजिशन फ्रॉम मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी इन मॉडर्न सोसाइटी। ओके। अब अगर की आइडियाज की बात करें, तो डिवीजन ऑफ लेबर फोस्टर्स सोशल कोहेजन इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। आप भैया यही बोल रहे हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है, लोग एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस है। तो भैया लोगों को एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है, एक फंक्शन प्ले कर रहा है हर कोई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक यूनिटी मेंटेन करने के लिए कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में। ओके, फिर आगे है द, ये दूसरा है, ये तीसरा है, थोड़ा सा नंबर का प्रॉब्लम है, ये फोर्थ है। ओके, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ओके, यहाँ पे कुछ मेथडोलॉजी वगैरह यूज किया गया है। ठीक, और साथ में सोशियोलॉजिस्ट टू ट्रीट सोशल फिनोमिना एज थिंग फॉर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी, ये भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है। ठीक, फिर उसके बाद बात करें सुसाइड के बारे में। ठीक है, ए स्टडी इन सोशियोलॉजी, ये सोशियोलॉजिकल एनालिसिस था सोसाइटी का। आइडियाज देखते हैं। सोसाइटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटीग्रेशन रेगुलेशन, नॉट जस्ट इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। फिर एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ठीक है, इसमें क्या बेसिकली था? इसमें था या सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन एंड द रोल ऑफ शेयर्ड रिचुअल इन क्रिएटिंग सोशल सॉलिडरिटी। अब यार इसका भी हम अच्छे से एक एग्जांपल लेते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊंगा जब मैं डिस्कस करूंगा इनका एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ को, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है, कैसे एक रिलीजन के मीडियम से एक यूनिटी वगैरह सोसाइटी में क्रिएटेड है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल, ओके, आप सेलिब्रेट करते हो दुर्गा पूजा। ठीक है, ओके सॉरी, हाँ, दुर्गा पूजा, दिवाली, बेसिकली जो फेस्टिवल्स जो आप सेलिब्रेट करते हो। अब ये इस फेस्टिवल से हमें क्या होता है, क्योंकि हर साथ सब कोई मनाता है। ओके, दिवाली रहता है, आप अपने सारे दोस्तों को बुलाते हो। इवन मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, ठीक है, जो मुस्लिम है। ओके, वो दिवाली में मुझसे मिलने आते हैं और मैं उनके घर जाता हूँ ईद उद में। ठीक है, खाने पीने। ठीक है, तो बेसिकली अब चीजें ऐसा हो कि वी आर एट सेकुलर, ओके, सेकुलर सोसाइटी में हम रह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो आपका दिवाली, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी वगैरह है, तो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं यूनिटी क्रिएट करता है। ठीक है, यूनिटी।
और साथ में यार रिलीजन जो होता है ना, जैसे लोग बोलते हैं ना कि चलो कोई नहीं, अब बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन भगवान है, आगे सब ठीक कर देगा। ओके, तो ये वाला भी सिस्टम है। ओके, तो वही चीज है। रीजन रिलीजन रिफ्लेक्ट द कलेक्टिव कॉन्सियसनेस ऑफ सोसाइटी, ये वाला एग्जांपल आप ले सकते हो। ओके, तो अब हम मेन चीजों पे आते हैं। देखो अब तक यार मैंने वही सब डिस्कस किया बेसिकली, डर्कहाइम की कुछ की कॉन्सेप्ट और कुछ आइडियाज को। हाँ, ये डिस्कस करने का बस एक ही मतलब था, क्योंकि यार ये पहला वीडियो है डर्कहाइम पे, तो मैं यार चाह रहा हूँ ना कि आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाओ डर्कहाइम से। ओके, और बाकी मैं अराउंड 5 to 6 वीडियोस में लेकर आऊंगा केवल डर्कहाइम पे। आपको हर एक चीज अच्छे से, मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, सारी थ्योरीज अच्छे से अपन लोग क्लियर करेंगे। अभी देखते हैं कि डर्कहाइम की मेथोडोलॉजी क्या थी। तो डर्कहाइम वाज अ फंस लिस्ट। ओके, फंस लिस्ट का मतलब है, मैंने कई बार समझाया, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। बेसिकली फंस लिस्ट फंस लिस्ट पर्सपेक्टिव ऐसा होता है ना कि बेसिकली जो सोसाइटी में जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो चीजें इसीलिए है क्योंकि यार कुछ वो रोल और उनका कुछ पर्पस है। ओके, अगर वो चीज का कोई रोल नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, तो सोसाइटी उसको हटा देती। फॉर एग्जाम्पल, चोर है तो पुलिस है। ओके, एक नॉर्मल लेवल पे क्राइम रेट, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि वो पुलिस का भी तो एक काम हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल था, जस्ट एग्जाम्पल। ओके, Thunseless, which means he believed that everything in society has a role of purpose. Okay, role and purpose. और साथ में देखो मैंने माइक्रो और मार्को भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ। देखो यार, मैं बार बार एक ही चीज में इसलिए बताता हूँ ना, क्योंकि यार बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे हैं जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है। ओके, तो उन्हें भी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और बहुत लोग ऐसे होंगे यार, क्या यार एक ही बार सब कुछ बता रहा है बंदा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, मैं इसलिए देखो, कोई भी चीज अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो यार बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज माक्रो। अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करिए और ऐसे मन में आप सोच लीजिए कि ये होता है। ओके, तो अब बात करते हैं। तो माइक्रो जो होता है, माइक्रो जो बेसिकली स्टडी का पार्ट वाइज स्टडी करता है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, सपोज एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी की किडनी कोई और देख रहा है, आंख कोई और देख रहा है, कान कोई और देख रहा है, नोज कोई और देख रहा है, ठीक है, और लेग कोई देख रहा है, हैंड कोई और देख रहा है। लेकिन मार्को में क्या होगा, एक ही आदमी सब कुछ देखेगा। बेसिकली मार्को में एज ए होल हम चीजें को देखते हैं, बहुत जनरलाइज वे में, लेकिन माइक्रो में ऐसा नहीं है। ओके, तो ये जो भैया आपके फंसलिस्ट थिंकर है, ये मार्को पर्सपेक्टिव रखते हैं, ठीक है, फोकसिंग ऑन द बिग पिक्चर रेदर देन इंडिविजुअल पार्ट। अकॉर्डिंग टू हिम वी कांट अंडरस्टैंड सोसाइटी बाय लुकिंग एट इट्स पार्ट सेपरेटली। ओके, वी नीड टू सी इट एज ए होल। ओके, इसी को मार्को बोलते हैं। ठीक, फॉर डर्कहाइम सोसाइटी इज नॉट जस्ट द सम ऑफ पार्ट्स, ठीक है, इट इज कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक सिस्टम ऑफ इट्स ओन। ओके, society exists on its own and is not created by individual or group, it is sui generis। okay, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, sui generis। ठीक है, इसका मतलब ये है कोई चीज है, ठीक है, जो खुद से बनी है, खुद से डेवलप हो रही है, ठीक है, और बहुत वो यूनिक है। ठीक, वही दिया हुआ है, ये यूनिक थिंग्स दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वही सोसाइटी है। ठीक है, सोसाइटी। अब यार देखो, आपको क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछा जा सकता है व्हाट इज सुई जेनेसिस। ठीक है, सुई जेनेसिस वर्ड किसने यूज किया था। ठीक, नेक्स्ट है, he was inspired by Comte and believed in using science and objective data to understand society। ओके, तो अब बात करते हैं कि डर्कहाइम ने इंडक्टिव मेथोडोलॉजी यूज किया था। ओके, इंडक्टिव देखो, एक डिटेक्टिव होता है, एक इंडक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज डिटेक्टिव और व्हाट इज इंडक्टिव। ओके, जो डिटेक्टिव होता है बेसिकली, हाँ, डिटेक्टिव में क्या होता है कि यार देखो, कोई थियरी है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, उसको अप्लाई कर रहे हो लोगों पे, ठीक है, तो ये डिटेक्टिव हो गया। ठीक, और इंडक्टिव में क्या होगा, आप पहले किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, फिर एक हाइपोथेसिस बना रहे हो, फिर आप थियरी बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पे न्यू थियरी बनेगी। ओके, लेकिन यहाँ पे डिटेक्टिव में जस्ट आप अप्लाई कर रहे हो। ओके, एक बार देख लेते हैं। डिटेक्टिव रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग दैट स्टार्ट फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट to reach logical conclusion, involves moving from general to specific। okay, general to specific। okay, a top down approach, the conclusion has to be true, it is the premises are true। basically ये जो मैंने लिया हुआ है ना,
ये आपके पेपर वन का थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप डरो मत रीजनिंग वगैरह, अब जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाट इज इंडक्टिव एंड व्हाट इज डिडक्टिव। बेसिकली इंडक्टिव वो होता है जहाँ पे हमें नई थ्योरीज मिलती है, ठीक है, जहाँ पे हम नए कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन डिटेक्टिव क्या होता है, हम थ्योरीज को यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे मेरा कोई प्रोजेक्ट है सुसाइड पे, ठीक है, और सुसाइड पे मेरा एक प्रोजेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, डर्कहाइम की थ्योरी यूज कर लूंगा, ठीक है, उससे एनालाइज कर लूंगा। ओके, तो ये क्या होता है, डिटेक्टिव हो गया, ठीक है। और इंडक्टिव क्या होगा, मैं यार यूज करते करते कुछ नहीं थ्योरी बना दिया। ओके, ये आपका इंडक्टिव हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। Durkheim started as a positivist, believe in scientific study, but later shift to using inductive method. Okay, this means he does not leave science behind, but change how to approach it logical. अब सिंपल सी बात है यार, ये पॉजिटिविस्ट थिंकर्स हैं जो सोशल साइंस को भी साइंटिफिक मैटर से देखते हैं या फिर साइंस मैटर देखते हैं। ओके, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह हो गया, ठीक है। तो वही सब चीजें हैं। He used method in his famous work on suicide. Okay, to keep his study objective and focus on facts, Durkheim uses different methods including. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डरखाइम ने कौन कौन सा मेथड यूज किया था सुसाइड को पढ़ने के लिए। ओके, सुसाइड को मतलब वो करने के लिए, स्टडी करने के लिए, ठीक। सबसे पहले मल्टीवेरिएंट एनालिसिस, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को देखा, जैसे कि रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, एज, ठीक है। और साथ में इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट। अब यार एक होता है डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट। अब यार देखो, अब इंसान पे आपको एक्सपेरिमेंट करना उसके सोशल बिहेवियर पे, तो लैब पे थोड़ी ना करोगे भाई साहब, ठीक है। जो लैब में एक्सपेरिमेंट होता है डायरेक्ट, और जो हम सोसाइटी में एक्सपीरियंस लेते हैं ऐसे, मतलब बेसिकली देखो, जो लैब में रिसर्च होता है उसको ये बोलते हैं आपको डायरेक्ट रिसर्च। इनडायरेक्ट रिसर्च जो सोसाइटी में होता है, ठीक है, जैसे कि हम सोशल साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं कहीं पे, रिसर्च वगैरह करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट वगैरह, फिर उसको पब्लिश वगैरह करते हैं। ओके, तो वही चीज है। तो सोशल साइंस कैन नॉट स्टडी इन लैब लाइक नेचुरल साइंसेस, सो ही यूजेस इनडायरेक्ट मेथड। ओके, ही सेड कंपैरेटिव मेथड, ओके, कैन बी यूज इंस्टेंट, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, कंपैरेटिव मेथड वगैरह यूज किया था। अब आगे है कॉन्क्रीमेंट वेरिएशन, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स ऑब्जर्विंग हाउ टू थिंग्स चेंजेस टुगेदर। ओके, फॉर एग्जांपल, हाँ, ये कुछ चीज है, मान लो ये एक सोसाइटी है और एक सोसाइटी है। अब ये जैसे ये चेंज होगी वैसे ये भी चेंज होगी, जो जो बदलाव इसमें होंगे वही वही बदलाव इसमें होंगे, ठीक है। तो वही चीजें हैं, ठीक। अब फिर चौथा पॉइंट है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है। बेसिकली लुकिंग एट हिस्ट्री, कंपेयरिंग इवेंट एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न और ट्रेंड्स। ओके, तो ये कुछ मेथड्स थे, एक बार फिर से अपन लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। सबसे पहले मल्टीवेट मल्टीवेरिएंट एनालिसिस यूज हुआ, और इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट यूज हुआ, और कमेंसमेंट वेरिएशन यूज हुआ, और हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस यूज हुआ। अब इसको यार ऐसे आप याद रखो, MICH। ओके, एच, मिच, जो भी आप करो, जो भी आप निमोनिक बनाओ, जो भी करो, बस मेरे कहने का मतलब ये है, आपको भूलना नहीं चाहिए ये जो फोर मेट्रोलॉजी उन्होंने यूज की है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टिव अप्रोच। ये बेसिकली कुछ स्टेप है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ। सपोज आप कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे, स्टार्ट बाय लुकिंग फैक्ट एंड डेटा, फिर उसके बाद एक पैटर्न ड्रॉ करोगे, ठीक है, कॉमन ट्रेंड्स का। फिर साथ में एक आप हाइपोथेसिस बनाओगे। व्हाट इज हाइपोथेसिस भैया? हाइपोथेसिस वो होता है अनुमान लगाना। ओके, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो गेस कर लेते हैं हु इज किलर, ही इज किलर। ओके, तो मेक एन इनर्शियल आइडिया और गेस गेस बेस्ड ऑन पैटर्न। ओके, थियरी फिर हम बाद में बता देंगे। बेसिकली सबसे पहले हमने चीजों को क्या किया, ऑब्जर्व किया, फिर पैटर्न बनाया, फिर हाइपोथेसिस बनाया। ये चार स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और फिर साथ में थियरी बनाई, ठीक। अब ये डिटेक्टिव में इसका उल्टा होगा, ठीक है। सबसे पहले थियरी है आपके पास, उसको आप अप्लाई करोगे, क्या करोगे, अप्लाई करोगे। ओके, सिंपल, इंडक्टिव एंड डिटेक्टिव। ओके, हाँ।
तो आज के लिए यार बस इतना ही। आई होप आपको जो आज का लेक्चर है थोड़ा समझ में आया होगा। अभी तक यार मैंने थोड़ा सा फैक्ट वगैरह डिस्कस किया, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप आप टर्म्स और हर एक चीज से, कीवर्ड से आप इंट्रोड्यूस हो गए हो। तो यार आगे अराउंड 4 to 5 और लेक्चर्स आएंगे डरखाई पे। और आई प्रॉमिस यार 4 to 5 लेक्चर लगाने के बाद आप डरखाई पे मास्टर कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ओके, बस मैटर ये है, आपको ये जो स्लाइड्स है इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर आप नहीं ज्वाइन किए हो टेलीग्राम तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक। और इसको अच्छे से पढ़िए, अगर कोई भी डाउट आ रहा है ठीक है तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तो यार मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ओके।